मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिला पंचायत सभागार में एक सभा को संबोधित किया, मगर वहीं इस सभा में ही उनकी पार्टी से जीते करछना से विधायक पीयूष रंजन निषाद इस सभा कार्यक्रम से गायब दिखे। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने अपनी डिजिटल सेना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही उनका कहना है कि वे प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे, क्योंकि पीयूष रंजन निषाद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और ऐसे में दोनों के बीच खुला विवाद देखने को मिला है। मिर्ज़ापुर के पंचायत चुनाव में उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, तो मऊ सीट को लेकर भी उन्होंने राजभर का समर्थन किया। कहा बड़े भाई को छोटे भाई को समझना चाहिए और ये सीट उन्हें देना चाहिए। भाजपा द्वारा सिंदूर बांटने वाले सवाल पर उनका कहना था कि ऐसा कोई काम लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है और मेरे संज्ञान में नहीं। वहीं इस सभा में संजय निषाद ने समाजवादी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो तुम्हारा झंडा उठा रहा है वो तुम्हारा भाई है, बाकी सब कसाई हैं। और क्या कुछ कहा है संजय निषाद ने, आइए दिखाते हैं आपको। आज जो है पंचायत चुनाव के लिए आपने ऐलान किया है, किस तरह से? पहले आपने कहा था अकेले लड़ेंगे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जो लड़ेंगे वो पार्टी के साथ रहेंगे, हम भाजपा के साथ जाएंगे। अरे नहीं, वो जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है सिंबल से है और जो प्रमुख का चुनाव सिंबल से है। तो अब सिंबल से ऐसा थोड़ी प्रत्याशी लाएंगे जो साइकिल हाथ में भाग जाए। हम ऐसा जिता के लाएंगे जो भाजपा के साथ रहे और हम लोग मिलजुल के ब्लॉक कमेटी और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो सिंबल का होता है। और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और भैया हैं, सब मिलकर रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल भाजपा में 4-5 लोग लड़ते हैं जो चुनाव होता है, निषाद पार्टी में लड़ेंगे। तो सब पार्टी में अपना स्वतंत्र है, क्योंकि वो सिंबल नहीं होता है इसलिए स्वतंत्र पर्चा भरते लड़ते हैं। तो समर्थन है, तो हमारे जो जिला पंचायत होंगे अधिक से अधिक हम अपने वोट को, अपने कार्यकर्ता को क्षमता तो देखेंगे ना कि कितना जिला पंचायत में 10-50 बूथ का जिला पंचायत होता है। अगर 50 बूथ पर अगर हम 400-450 बूथ का एक जो है विधायक विधानसभा होता है, तो अगर 4-5 जिला पंचायत होते हैं तो 4-5 जिला पंचायत में हमारी संख्या, अगर वो कह रहे हैं कि हम 60,000 हैं, तो जिला पंचायत तो हमें से ही जीत के ना। तो जहाँ निषाद बाहुल होगा हमारे निषाद लड़ेंगे और जो नहीं होगा दूसरे को लड़ाएंगे। और दूसरा, हमारी बिरादरी को अभी पैसा नहीं है, अब विधायक बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। पता चला अनुसूचित है नहीं अभी उसके लिए लड़ाई लड़ा, तो कम से कम जिला पंचायत बन जाए तो कम से कम वो अपने उतरे लोगों को सुरक्षा दे देता, सम्मान दे देता और सुरक्षा। डिजिटल सेना बनाने की बात आपने कही है, तो क्या पार्टी डिजिटल सेना बनाएगी? निश्चित रूप से बिना सेना को लड़ाई होती नहीं है। अब सेना बना लिया, हाथी वालों ने ले लिया, भीम सेना बना के हमारा भी हिस्सा ले लिया। अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेदर में कब्जा किया है। इन्होंने यादव सेना बना लिया। आज के दिन में इन्होंने ओबीसी में से 27% में अपनी संख्या से 100 गुना मिल्क मैन जहाँ देखो वही दिखाई देते हैं और वो भी बेचारे। तो आज के दिन में तो हमारी सेना नहीं रहेगी, तो सेना नहीं होने के नाते ये बेचारे कहाँ दिखाई देते मालूम है? चाहे दारू खाना, पूरी खाना, मछली खाना, जितना भी इनको टोकरी उठाना है, जितना भी झोपड़ी, जहाँ भी मजदूर देखो वही निषाद है बेचारे। ये एक तो समय था, काल घाट नदी सब इनका था, निषाद अंग्रेजों से लड़ते। डिजिटल सेना क्यों नाम दिया? डिजिटल मतलब ये समाज डिजिटल है। अब सीधे मोदी जो बोलते हैं तो मोबाइल से सुनते हैं, तो मोबाइल से पैसा आ जा रहा है। ये मोबाइल शरीर तकनीक से जुड़ेंगे आप? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को तकनीक से दूर किया जा सकता। तो डिजिटल सेना जुड़ेंगे तो जो हमारी योजनाएं हैं उसको किसी दलाल को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी मोबाइल में भर के अपना पढ़ के ले लेंगे और गांव में अंतिम रहने वाले दूर दराज का आदमी भी इसका लाभ उठा लेगा। अच्छा, 2027 को लेके आप कह रहे हैं 235 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 60,000 से 1.25 लाख वोट बैंक जो है निषाद समाज का है, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 2027 में और किस तरह से? पहले तो कहते थे कि झुआ रोड निशावन के पहुआ पी वाली बिरादरी है, और ये पहुआ पीती है, बिकाऊ पियाऊ है। और तब केवट और मल्लाह को ही निषाद मानते थे, लेकिन बिंद भी हमारे निषाद 1368 फसली में उनके कागज में केवट लिखा। केवट होने के नाते मझवार का सर्टिफिकेट पाते थे। बिंद जो है हमारे और प्रदेशों में अभी क्या नाम है, हमारे पश्चिम बंगाल में अनुसूचित में केवट। तो ये केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, झुआ, रैकवार, वातन, चुराया, लोधी, ये सारी जातियां अगर मिला देगा, ये सब निषाद राज के वंशज हैं। ये लोधी राजपूत भी हैं। ये सारे लोग अगर अब निषाद राज के किले पर आते हैं
जहाँ भगवान राम और 56 फुट की मूर्ति लगी, योगी मोदी जी ने उद्घाटन किया, हजारों करोड़ का जंगल से मंगल बना, ये गर्व है ना। तो आज उस वहाँ आते हैं, ये जातियों के बारे में जानते हैं, कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जानते, कहते अरे यार ये तो अंग्रेजों के लड़ने के नाते हम बदल गए, छुपने के नाते केवट मल्ला हो गए, बिंदु का अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। ये कानून बना के उजाड़े गई जातियां हैं। ये 233 इसलिए कर 31 सीट है कि ये अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, ये छुप गया। अंग्रेजों जो पहला कमीशन बना उसका नाम अंथा समय क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 में था। उसमें लिखा कि निषादों को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा गया, इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दिया जाए, इन्हें 80 से भी ज्यादा सुविधा दी जाए। तो आज इनको सुविधा मिला है, इसके लिए है। तो 233 सीट इसलिए करा कि अब इनकी संख्या भी हम गए थे, इनका संवैधानिक अधिकार यात्रा में 75 जिलों में घुमा, तो पता चला कि हर विधानसभा में हमारी संख्या, उनसे पता चला इतना गांव है, इस गांव में कितना वोट है, कितना घर है, तो जोड़ने पता चला 50,000 60,000। विपक्ष कह रहा है कि सिंदूर भेजकर भाजपा लाभ लेना चाह रही है ऑपरेशन सिंदूर का, क्या कहें? अरे जी, करसना वाले जो हैं घर घर बेच रहे हैं, क्या कहीं जाए बाय हो रहे हैं? क्या हो तैयार तो आज तो कार्यकर्ता है, भाग्य विधाता है, इन्हीं लोगों ने वोट दिया है, तो आज सम्मान लेने आना चाहिए था। विधायक आए नहीं, उनको लेना चाहिए ना। अब निषादों से दूर रहेंगे, पार्टी जो है विभाग का प्रचार है, उनके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, जिन्हें भाग्य विधाता है और उन्हीं का भाग्य लिखवाने के लिए नहीं आ रहे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब भाई आज देख सकते हैं आप उनको, नहीं अब होगा, प्रदेश अध्यक्ष से बताऊंगा कि भाई इस तरीके का रहेगा, तो आप समझ सकते हैं। आज कुछ हम लोग अपना काम करने निकले, हम लोग बड़ी रेखा खींचने निकले और बड़ी रेखा खींचने के लिए मोदी योगी के साथ। तो ये बताएं कि आपके भैया की पार्टी जो है, एक विधायक की सीट खाली हो गई है, अब वहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, और हम एनडीए के साथ हैं, और एनडीए बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो कहते हैं हम लोग साथ में रहते हैं। हम लोग जीत के लिए आए हैं, सीट बात की बात है, जीत देंगे तो हमें सीट भी देंगे और हमारे समस्याओं का समाधान। तो मऊ वाली सीट पर क्या होने जा रहा है? अब देखिए, अब भाजपा बड़ी भाई है, वो क्या निर्णय लेती है उसके ऊपर। जीतेंगे सीट आप लोग? निश्चित रूप से कोशिश करेंगे जीतेंगे। रामघर जी कह रहे हैं वो हमारी सीट है, हम लगाएंगे। पहले हमारी भी थी कटेरी और मझवा, लेकिन भाजपा ने कहा कि छोटे भाई मान जाओ और आपके आरक्षण के मुद्दे पर हम पहल करें, हमें लड़ लेने दे दीजिए। मैंने छोड़ दिया, मझवा नहीं लड़ा, कटेरी नहीं लड़ा, छोड़ दिया, जितवाया भी, मझवा भी जितवाया, कटेरी भी जितवाया, इसलिए कि उन्होंने भाजपा ने कहा था कि हम निषादों के आरक्षण पर जल्दी विचार मान जाना चाहिए, क्योंकि राजभर की भी समस्या आरक्षण से संबंधित है, उनको भी समस्याओं का समाधान। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मायावती जी कह रही है कि हमको जो है बीजेपी, कांग्रेस, सपा सभी जो है डैमेज कर रहे हैं, हमारे वोट बैंक को खा रहे हैं, और जब उन्होंने आकाश आनंद को वापस जो है पद पे बैठाया है तो उससे लोग घबरा गए हैं। देखिए, हर पार्टी के अपने अपने विचारधारा होती है, और बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि कम से कम उस समय बहन जी आई थी कि जब महिलाओं की दशा खराब थी और दलित खड़ा नहीं हो पाता था, उन्होंने खड़ा बड़ा किया। लेकिन जब पार्टी अपनी नीतियों से भटक जाती है, अपने विचारधारा से भटक जाती है, तो उसके कार्यकर्ता उपेक्षित हो जाते हैं और वोटर बेचारे मजबूर हो जाते हैं। आज भी कहूँगा बहन जी को कि अपने उस मिशन को फिर से काम आए और निश्चित रूप से कामयाब है कि वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए, कि अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय समिति की बात की थी, और सामाजिक मतलब सभी जाति का बराबर का हिसाब। ऐसा नहीं कहा था कि सब नौकरी पर लेदरमैन को बैठा दो, सभी नौकरियों पर उनको है। बहन जी आई 60% जो है उन्होंने ठेकेदारी शुरू की कि भाई दलित ठेका लेगा, लेकिन दलित में जब अम्बेडकर ने केवट मल्लाह को मझवार में लिखा है, कश्यप का अर्थ रहा है, 66 समूह है, अम्बेडकर ने अपने हाथों से लिखा है, तो अम्बेडकर के उन 66 समूह को बहन जी को सम्मान देकर अपने साथ रखना चाहिए, और फिर उसे उनको लेकर अम्बेडकर के विचारधारा जोड़कर उन्हें संविधान में मिले हिस्से दिलाने की बात करनी चाहिए। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सिंदूर घर घर भेजकर उसका फायदा सरकार ले रही है, क्या कहें? ऐसा तो कहीं सरकार ने नहीं कहा कि हम घर घर सिंदूर भेजेंगे, ऐसा कोई आधिकारिक सूचना तो हमको नहीं है, लेकिन सिंदूर का सम्मान होना चाहिए। सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, उसे सिंदूर को उन्होंने क्या नाम है बदला लिया, आज के दिन में आतंक ठिकानों को खत्म किया। आज उसका सराहना होना चाहिए। ऑपरेशन का नाम अगर मोदी ने दिया, सेना ने दिया, तो सेना और मोदी को आप सभी विपक्ष के लोग सर्वदलीय बैठक में कहा था कि राष्ट्र के नाम पर हम एक हैं,
तो अगर इतनी बड़ी सफलता सेना ने प्राप्त किया तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेना को सम्मान करना चाहिए। ये बताइए, एक आध सवाल पूछ रहे हैं कि योगी मोदी जी से अपने जो है आरक्षण की मांग मनवाने के लिए क्या करेंगे आप? अभी तो सभी विधायकों के, सभी जनता में पहले जिन्हें आरक्षण लेना हो उनको बताया तो कि हाथी साइकिल तुम्हारा हाथ में खा रही है, तुम्हारा हिस्सा तो हाथी वाले खा रहे हैं, साइकिल वाले खा रहे हैं, और तुम पंडित जी ठाकुर साहब से लड़ रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा झंडा उठाए स्वागत करो भाई है, मोदी योगी तुम्हारे झंडे का स्वागत कर रहे हैं और भाई है, और बाकी जो विरोध कर रहे हो कैसे भाई उन्हें खराब ना से। दूसरा, हम जितने विधायक हैं, जितने एमपी हैं, उनको हम इनके माध्यम से ज्ञापन दिलवाएंगे कि भाई हमारी संख्या इतनी, हमारी दशा खराब है, हम सेंसस मैनुअल 1961 में हमारी गिनती 1967 में अनुसूचित में हुई थी, वो नहीं चाहिए उसी मैनुअल, हमारा नाम उसी में गलती से पड़ा था, संशोधन हो गया। तो अब राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के पालन के अनुसार मेरी जो समस्या है, जो विसंगति है, वो दूर कराइए। आप विधायक है, विसंगति दूर कराइए, आराम से निषादों का वोट लेकर विधायक बन जाइए, तो उनके माध्यम से धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज के स्वप्निल अग्रवाल ने आकाश एजुकेशन से तैयारी कर जेईई एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1276 प्राप्त किए, तो वहीं अन्य 24 आकाशियन भी बने शीर्ष स्कोर। बता दें, आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड, जो परीक्षा तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी है, ने गर्व के साथ घोषणा की है कि प्रयागराज शाखा के 25 छात्रों ने प्रतिष्ठित जेईई एडवांस 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो विश्व सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। परिणाम आईआईटी कानपुर द्वारा घोषित किए गए हैं। ये उत्कृष्ट प्रदर्शन छात्रों की कड़ी मेहनत, उनकी निरंतर लगन और आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड की विशेषज्ञ फैकल्टी व व्यापक पाठ्यक्रम द्वारा दी गई मजबूत शैक्षणिक सहायता को दर्शाता है। आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड प्रयागराज शाखाओं के सुप्रीम अग्रवाल ने जेईई एडवांस में जहां 2025 ऑल इंडिया रैंक 1276 प्राप्त किया है, उनके साथ कई अन्य छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें शौर्य गुप्ता, कृष्ण केसरवानी, तेजस पांडे, श्याम जैन, सहर्ष कुमार सिंह, लोकेश शर्मा, श्रेयांश मौर्य, अनुज केसरवानी, उत्कर्ष वाजपेयी, अरिंद्रम जैन, जोसेफ आदिल, आयुष अवस्थी, श्रहंस श्याम, चित्रांश सिन्हा, राजेश्री सिंह, उत्कर्ष सिंह, सृजन मिश्रा, आदर्श सिंह, स्वस्तिक वी.के. अग्रवाल, श्रेयांश यादव, व्योम, आशीष सिंह, आयुष सिंह और रिताज शुक्ला शामिल हैं। जी सर, जो बच्चे जैसा सर ने बताया कि 50 से ज़्यादा बच्चों ने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम लिखा इस बार, जिसमें से 28 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं और उसमें से 10,000 के अंदर रैंक के अंदर हमारे जो बच्चे हैं 16 हैं अभी तक की गिनती में। ठीक है, और भी रिजल्ट्स अभी हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और बढ़िया रहा है, बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है। और मेन है जो टेस्टिंग सिस्टम है हम लोगों का, 3-4 तरह के टेस्ट सीरीज चलती हैं, लास्ट में जो एफटीएस होता है और उस पर जो टेस्ट डिस्कशंस होता है उसका ये परिणाम रहा। सर, प्रयागराज ब्रांच से 28 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं और 10,000 रैंक के अंदर बच्चे रहे हैं 16 और टॉप 100 के अंदर इस बार हम लोग कोई जगह नहीं ले पाए हैं अपने ब्रांच से। ऐसे इंडिया लेवल में बात करें तो 9 बच्चों ने हासिल किया है 100 के अंदर। मेरा नाम सुधीर यादव है, मैं यहाँ पर एक सीनियर फिजिक्स फैकल्टी हूँ, है ना। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 15 ईयर्स। एडवांस एग्ज़ाम जो है इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ के टीचर्स, फैकल्टी और सारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। उसी का ये परिणाम है कि हमारे 16 जो बच्चे हैं वो टॉप 10,000 के अंदर रैंक बना पाए। मेरा नाम है कृष्णा कुमार मिश्रा, मैं हूँ एकेडमिक हेड प्रयागराज। सर, जो मेरी रैंक है उसका पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है। सर, जब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी ऑलवेज सर, पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा साथ में खड़े रहते थे, सारे डाउट्स सब क्लियर करते थे, कभी मोटिवेशन चाहिए रहता था वो भी देते थे। और सर, आकाश की जो टेस्ट सीरीज थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, उससे भी बहुत हेल्प मिली। जैसे एंड के समय में एफटीएस और एटीएस नाम की टेस्ट सीरीज आई हुई थी, उससे जेईई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उसका अच्छे से आइडिया हो गया था। सर, पढ़ाई करते वक्त एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी चाहिए।
डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहिए, मोबाइल को कम चलाना चाहिए और सिर्फ क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, घर पे जाके रिवाइज करना चाहिए और कोई क्वेश्चन हो तो टीचर से क्लियर करके अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करना चाहिए। मेरा नाम स्वप्निल अग्रवाल है। मेरी ऑल इंडिया रैंक जे एडवांस में 1276 है ये। संगम नगरी प्रयागराज में जिला अधिकारी व राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। पूरे भारत में मुसलमानों पर हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा इसके विरुद्ध सख्त कानून बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि हम भारत के जागरूक नागरिक आपके समक्ष अत्यंत पीड़ा और चिंता के साथ ये ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान समय में देश विभिन्न हिस्सों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा पीटकर उनको हत्या का शिकार बनाया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं केवल हमारे संविधान में निहित समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ये देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को ठेस पहुंचाती है। इलाहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हंजला ने ये मांग किया है। साथ ही उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। राष्ट्रपति महोदय को एडीएम सिटी द्वारा आपकी क्या मांगे थी? हमारी मांग ये थी कि इस वक्त जो है मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा ही हो रहा है हिंदुस्तान में, जो कि सरासर गैर कानूनी है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक धर्म जाति विशेष के लिए जो मॉब लिंचिंग हो रही है सरासर गलत है और इस पे संपूर्ण भारतवर्ष के नौजवानों को, हिंदू मुस्लिम को मिल करके इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से क्या आश्वासन मिला आपको? आज हम लोगों ने एडवोकेट अंजला के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से मांग की है कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है, लगातार घटनाएं किसी भी प्रदेश में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में जिस तरीके से चाहे वे जिस जाति धर्म का हो, लोग इकट्ठा होकर जातियों के ऊपर मारपीट करते हैं। यहाँ एक दलित समाज का लड़का घोड़े पे चढ़ता है, शादी पे जब जाता है घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको गोली से मार दिया जाता है। एक मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो उसको टोपी देख के मार दिया जाता है। ये कहीं न कहीं देश को बांटने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में हम लोगों के लिए मुख्य मांगे रही हैं कि मॉब लिंचिंग को बंद किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए जिसमें पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सके। इन्हीं सबको लेकर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्या मांग थी आप लोगों की? मॉब लिंचिंग की मांग थी और मॉब लिंचिंग एक ऐसी सिस्टम है जिससे इसमें सभी जाति वर्ग, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सब पे अफेक्टेड हो रहा है। और इस टाइप का जो माहौल चल रहा है ये पूरे हमारे देश प्रदेश हर जगह ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें जो है रोक होना चाहिए और इसमें जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कठिन से कठिन इसमें जो है धाराएं उसको होना चाहिए। यही हम लोग की मांग है। और आरती का विशालकाय संगम और इस देश में मॉब लिंचिंग हमारे देश की इस संस्कृति और सभ्यता को ठेस पहुंचाती है। इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर आज राष्ट्रपति महोदय के पास एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें मॉब लिंचिंग जैसा कलंक जो हमारे देश पे लग रहा है, इस कलंक को दूर किया जाए। यही मांग हम लोगों की। संगम नगरी प्रयागराज में करेली थाना अंतर्गत एक महिला ने अपने सास ससुर ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस से शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई न होने पर मलाल व्यक्त करते हुए न्याय की गुहार लगाई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में करेली थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी शादी 2012 में हुई थी और उसके बाद से ही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। उसने आरोप लगाया कि ससुर, सास व देवर उसे मारते पीटते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। महिला ने अपनी शिकायत में मांग की है कि ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। वो मालिनी सोनकर बदला हुआ नाम
ये भी मांग की है कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे जीवन को सुरक्षित रूप से जी सके। वहीं पुलिस का इस पूरी मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित महिला का और उसके पति का। मामला है, क्या मांग है और क्या प्रकरण लेके आ रहे हैं? जिस तरीके से मेरे साथ घटना हो रही है, 27 तारीख को जिस तरीके से मेरे साथ घटना हुई, मुझे पकड़ के मारा गया, पीटा गया, मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है कि मैं ससुर की बात मान लूँ। देवर से लेके ससुर तक देवर अविनाश भी ये दबाव बना रहा है कि मैं बात मान लूँ। और मेरे साथ जो ये मेरे ससुर संतराम सोनकर मुझ पर दबाव ये बना रहे हैं कि मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊं। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शादी करके ब्याह करके लाया हूं, मैं तुम्हें रखूंगा। और उसमें ये अविनाश सोनकर जो मेरा देवर है वो भी शामिल है। वो भी ये दबाव बना रहा है। मेरे साथ गलत तो किया, 27 तारीख को उसने मारपीट के साथ वो मंशा उसने पूरी कर ली। जो मेरा ससुर चाहते थे वो उसने पूरा कर लिया। और मेरे साथ इतने सालों से छेड़छाड़ मोलेस्टेशन करते चले आ रहे हैं और मुझे गलत जगह से छूना, आते जाते मुझे छूना, मोलेस्ट करना और सारी ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि योगी आदित्यनाथ जी मुझे इंसाफ दिलाएं। इसमें कौन-कौन संलिप्त है, कब से ये प्रकरण? इसमें मेरे ससुर संतराम सोनकर, मेरे देवर अविनाश सोनकर और मेरी सास मीना सोनकर और मेरी देवरानी ममता सोनकर और नेहा, सब मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि मैं ससुर की ये बात मान लूं कि वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, वो मुझे रखना चाहते हैं। उसका विरोध आपने किया? उसका विरोध मैंने किया तो ये हुआ कि ये चीजें बढ़ गई। पहले मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आते थे, अब मुझे राह चलते छूने लगे थे गलत तरीके से। बगल में मेरा प्लाट है, वहाँ गंदी हरकत करते थे। अगर मैं बालकनी में कपड़े डालती थी तो गंदी हरकत करते थे मेरे सामने। मेरे पति ने विरोध किया तो इनको डराया धमकाया कि तुमको निकाल के घर से बाहर कर दूंगा। और ये भी दबाव बनाया कि अपनी पत्नी को राजी करो, नहीं तो तुमको मैं घर से निकाल दूंगा। आज वही नौबत आ गई कि मेरी जो सास है उनके नाम पे मकान है और हमको घर से निकालने की धमकी देते हैं कि मैं घर से निकाल दूंगा तुमको। जिस प्रकार से घटनाएं मेरे यहाँ घटित हो रही थी वो एक प्री प्लान तरीके से बारी बारी से सारी चीजें हो रही थी। और लड़ाई झगड़े में हुआ ये कि जब भी उनके किसी बात का विरोध किया गया तो जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको लेकर जब भी हम थाने पहुंचे तो उन्होंने उस चीज को टाल दिया। और 4 अप्रैल को जब सीसीटीवी कैमरा टूटा उसको भी लेके मैं जब थाने पहुंचा तो उन्होंने कहा जिनका मकान है सीसीटीवी उनके निर्देश पे लगेगा। और बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने। जो सीसीटीवी टूटा था वो बैकअप नहीं हो पाया और दोबारा इन्होंने 27 मई को इन्होंने सीसीटीवी भी तोड़ दिया, डीवीआर भी उठा ले गए और हमारी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। और उसी के साथ 4:30 बजे घटना है। जब मुझको इसकी सूचना मिली मैं लगभग 4:39 को जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये लोग सब लोग मिल के मेरी पत्नी को मार रहे हैं। तुरंत मैं अंदर कमरे में गया तो देखा इन्होंने डीवीआर उखाड़ लिया। तो उसके बाद इन्होंने तुरंत मुझको भी वहीं पे बहुत बुरी तरीके से मारा, जो कि मोहल्ले के चारों ओर खड़े हुए लोग देख रहे थे। मेरा चोट भी यहाँ पे है। आज 27 तारीख से आज 2 जून हो गया है। सारे निशान चेहरे पे जो उन्होंने मारे थे वो हट गए। बाकी जो उन्होंने मारा पीटा जिसपे चोट के निशान, इसको लेकर के आपने किससे शिकायत की? इसके उपरांत हम महिला थाने गए तो ये जानकारी हुई कि हमें करेली थाने जाना है। करेली थाने पे हमने एसओसी से आपको अपना एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा आप अपना एप्लीकेशन लेके उच्च अधिकारी के पास जाइए आप। और उन्होंने बोला कि आप नगर डीजीपी नगर अतर सुइया वो बैराना बैठते आप उनके पास जाइए, तो वो जो कहेंगे तब मैं एफआईआर लिखूंगा। तो जब हम उनके पास दूसरे दिन गए तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो हम कमिश्नरेट ऑफिस एजी ऑफिस के पास जो है वहाँ गए। वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप एफआईआर लिख के घटना को आप आगे बढ़ाइए और इस पे इनका मेडिकल कराइए। जो भी इसमें निकल के आएगा आप उस पर आगे कार्रवाई करिएगा। और जब दूसरे दिन हम इनके पास पहुंचे तो इन्होंने हमको शाम तक के लिए टाल दिया और उसके बाद बोला कि आप एप्लीकेशन बदल के दीजिए तो मैं इस पे लड़ाई झगड़े का प्रकरण डालूंगा। ये एसएचओ साहब ने, राजेश कुमार मौर्य जी। और उसके बाद फिर हम तब से इधर से उधर भटक ही रहे हैं। कोई क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारे प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, मेरा डीवीआर हाजिर कराया जाए, उसमें पूरी घटना की
फुटेज मौजूद है, और मोहल्ले में भी आसपास के लोगों से संज्ञान लिया जाए तो वो खुद बताएंगे घटना के वक्त क्या प्रकरण हुआ और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और जो भी मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका एक जो स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेदार हो रहा है उसको रोकने का जो भी न्यायिक रास्ता हो उस पे कार्रवाई हो, ताकि मेरे जान माल और मेरे दोनों बच्चे, मेरी पत्नी की जान माल की सुरक्षा हो सके। आगे मुझे इस बात की भी शंका है कि वो किसी भी दिन हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि जो घटना उन्होंने उस दिन 27 मई को किया था वो एक हद से ऊपर उग्रता की घटना थी, मानवता के लिए संसार वाली घटना है। वहीं इस पूरे मामले पर जहां एसीपी अतर सुइया IPS राजकुमार मीणा का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जांच की जा रही है, जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। महिला द्वारा जो संगीन आरोप की बात कही है इसमें जांच की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। मेडिकल में भी साफ तौर पर लिखा है कि महिला द्वारा खुद को चोट पहुंचाई गई है। फिलहाल जांच की जा रही है, जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार विद्युत कर्मचारियों का धरना विरोध जारी है और साथ ही उन्होंने पूछा है ऊर्जा मंत्री से कि अरविंद कुमार शर्मा ये स्पष्ट करें कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत निगम के निजीकरण के बाद सरकार निजी घरानों को सब्सिडी की धनराशि देगी या नहीं। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि ग्रैंड 13 को क्लीन चिट देने के मामले में पावर कॉरपोरेशन के पैनल पर काम कर रहे अधिवक्ताओं से राय लेकर निदेशक वित्त ने फाइनल कर क्लीन चिट दे रही है। और निजीकरण के विरोध में आज 187वें दिन भी प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आज प्रयागराज में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया और धरने पर लगातार बैठे लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के भगवतपुर मोड़ पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गई। बता दें ट्रक पलटने से ड्राइवर घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए तत्काल पुलिस ने अस्पताल भेजा है और जिससे पूरी तरह से आवागमन रास्ता बाधित हो गया। बता दें भगवतपुर GT रोड पर बताया जा रहा है ट्रक चालक जहां गाड़ी सही से नहीं चला रहा था, जिसके कारण अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गई है और एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। ट्रक चालक घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक पलटा है और लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मामला भगवतपुर के GT रोड का है जहाँ पर अनियंत्रित ट्रक पलटी है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।